एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस का सैंपल पेपर, जो कि आपके नवंबर टू दिसंबर बायो मंथली टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न किस तरीके का होने वाला का हमारा पेपर आएगा। पेपर को सॉल्व करने के लिए हमें 40 मिनट्स की टाइमिंग दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है एमसीक्यू बेस्ड, एक नंबर की ये क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का एक्सेलरेशन जो है वो कितना होता है, तो वो होता है 9.8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की जो एक्सेप्टेड वैल्यू है, जो कि कांस्टेंट होती है, वो कितनी है। ठीक है, तो वो होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन यानी जो आपका ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है वो दिया हुआ है, इसकी यूनिट क्या होती है। तो ये होती है nm का स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है फिलअप है, जो कि एक नंबर के दो फिलअप्स पूछे गए हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स। तो 1 मोल एटम का 1 मोल का जो मास है उसको क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मोलर मास। ठीक है, मोलर मास। नेक्स्ट है द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। तो बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट आ जाता है मैचिंग। मैचिंग में आपको बोला गया है सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड जो है वो क्या होता है Na2O। ठीक है, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड जो है Na2 सोडियम होता है और सल्फाइड जो है वो क्या हो जाएगा S। फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम के लिए जो मतलब कि इसका केमिकल वो मतलब कंपोजिशन है वो क्या है Al है, और क्लोराइड के लिए Cl3। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ट्रू फॉल्स। एक नंबर के हैं, दो ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं। Gravitational force on the surface of moon is 1/100th as strong as gravitational force on the earth। तो 1/6 होता है, 1/100th नहीं होता। ठीक है, जिस वजह से ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है इन H2S देयर आर टोटल 5 एटम्स। H2S में कहते हैं 5 एटम्स है, तो नहीं, हाइड्रोजन में 2 एटम्स है और सल्फर जो है उसमें कितने हो गए, 1 एटम है। ठीक है, तो टोटल 3 एटम्स हो गए, तो ये भी कितने हो गए, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है एटम्स और आयन में क्या डिफरेंस है वो बताना है। तो जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, और जो आयन होता है सिंगल पार्टिकल और कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। तो जो आयन होता है वो अकेला भी हो सकता है, सिंगल पार्टिकल भी हो सकता है, या काफी सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, जो एटम होता है नॉट इंडिपेंडेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में इंडिपेंडेंट नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता, जबकि जो आयन होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल, जो एटम्स हैं वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, जबकि जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं किसी भी एटम में वो इक्वल होते हैं, जबकि अगर हम आयंस की बात करें तो वो अनइक्वल होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एटम होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, स्टेबल नहीं, स्थिर नहीं है, जबकि जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। या तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपको बोला गया है स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। तो हाई मतलब कि एक बेसिकली टावर ऑफ हाइट से जो है, ठीक है, 19.6 मीटर की हाइट है टावर की, वहां से जो है वो एक पत्थर जो है वो छोड़ा जाता है। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है जमीन को टच करने से पहले। ठीक है, तो जो टावर की हाइट है जिसको कि हम h से डिनोट कर रहे हैं वो क्या हो गया 19.6 m। u जो होता है वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, यानी जब जिस स्टेज पे वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो पत्थर जब हम फेंकना स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी, 0 होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, तो g जो है वो हमारा क्या है 9.8, ये कांस्टेंट है। ठीक है, मीटर ms-1 हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ गया फाइनल वेलोसिटी जो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या है हमारी v होती है। ठीक है, तो v जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला जो है वो क्या यूज होता है इसके लिए, वो होता है
कि यहाँ पर आपका हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद जो है इज इक्वल टू 2gh होता है। तो v स्क्वायर जो है, ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, तो v स्क्वायर माइनस जो हमारा जो है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, g हमारा जो है वो ग्रेविटेशन जो है वो 9.8 है, मल्टीप्लाई h जो है वो 19.6 है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमने यहाँ पे v स्क्वायर जो है वो छोड़ दिया, ठीक है, और 0 का स्क्वायर जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ से जो है वो रिमूव कर सकते हो और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 19.6 आ गया, फिर इसे भी मल्टीप्लाई किया तो 19.6 आ गया। फिर यहाँ पे v जो है उसको हमने रख दिया, स्क्वायर जो है वो उधर अंडर रूट में कर देगा। अब 2 है एक जैसे तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, ठीक, वेलोसिटी आ गई वो 19.6 आ गई, ठीक है। 3 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। The volume of 50 gram of a substance is 20 centimeter cube. If the density of water is 1 gram centimeter, will the substance float or sink? तो अगर जो है वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम सब्सटेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब है और जो पानी की डेंसिटी है वो 1 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब है, तो वो सब्सटेंस जो है वो तैरेगा कि डूब जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले डेंसिटी वाटर की ले रहे हैं, तो P W फॉर वाटर, ठीक है, W ले लिया यहाँ पे जो कि है 1 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। के बाद हमने सब्सटेंस का मास लिया है, ठीक है, जो कि 50 ग्राम हमें दिया हुआ है। वॉल्यूम जो है वो सब्सटेंस का वो कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस निकालना है जो कि होता है P इज इक्वल टू M, यानी कि मास को डिवाइड कर देना है अपने वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। आपने जो है वो जो हमें यहाँ पे जो m दिया गया यानी कि जो मास दिया गया है वो कितना दिया गया 50 और उसको डिवाइड कर देना है हमने यहाँ पे जो आपको वॉल्यूम दिया गया है 20 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसकी कटिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2.5, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये जो है वो इसका आंसर आ गया। अब जो क्योंकि एज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज ग्रेटर, अब क्योंकि जो सब्सटेंस की डेंसिटी है वो ज्यादा है पानी की डेंसिटी से, तो जो मतलब कि जो सब्सटेंस है वो तैरेगा, ठीक है। अगर पानी की डेंसिटी ज्यादा होती तो सब्सटेंस डूब जाता। क्लियर है? या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है जिसमें कि आपको बोला गया है जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या होता है, हाउ इज इट यूजफुल इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, है कि ये किस तरीके से खेती बाड़ी में जो है वो हेल्पफुल है, ठीक है। तो बच्चों जो जेनेटिक मैनिपुलेशन होता है बेसिकली ये एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें कि हम एक पर्टिकुलर ट्रेट्स को ट्रांसफर करते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो जो जेनेटिक मैनिपुलेशन होता है इज इनकॉर्पोरेटिंग डिजायर्ड कैरेक्टर सच एज हाई यील्ड, अब जैसे कि ज्यादा उपज वाले बीज जो है या जो है वो शॉर्ट मेच्योरिटी पीरियड वाले बायोटिक अबायोटिक रेजिस्टेंस टॉलरेंस में बेसिकली जो अच्छी क्वालिटीज होती है, ठीक है, उसको जो है वो दूसरे जो मतलब कि दूसरे किसी और क्वालिटी वाले बीजों में जो है वो डाल दिया जाता है, ठीक है, या दूसरे क्वालिटी वाले प्लांट्स में डाल देते, क्योंकि हम यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक इसी तरीके का बेसिकली जो है वो कह सकते हो कि बेसिकली जेनेटिक मैनिपुलेशन है, ठीक है, जिसमें कि हम इस तरीके के बीजों को मतलब कि बनाते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा मतलब कि फसलों को कह सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा उपज प्राप्त की जा सके, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट, तो जो अलग अलग तरीके के प्लांट है उनको यहाँ पर जो है वो क्रॉस किया जाता है, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन वाले प्लांट्स जो है वो उसको उगाया जाता है। दिस क्रॉसिंग में बी इंटरवेराइटल, मतलब से डिफरेंट वेराइटीज के भी हो सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंट जेनेरा भी हो सकता है, तो उनमें किया जाता है। अनदर मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट इज, तो यहाँ पर जो है वो दूसरा एक जो मेथड है, ठीक है, डिजायर्ड जीन को प्राप्त करने का, रिजल्टिंग इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, तो इससे जो है वो मॉडिफाइड क्रॉप हमें मिल जाता है जैसे कि बीटी कॉटन हो गया, ठीक है। हमसे पूछा गया 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसको करने से पहले बच्चों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायो फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर में जो है वो क्या डिफरेंस है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है बायो फर्टिलाइजर मतलब जो बायो क्या होता है बेसिकली लाइफ होता है, ठीक है, तो जो मतलब कि लिविंग चीजें हैं जैसे प्लांट्स के पत्ते वगैरह हो गए, ठीक है, उनसे जो है वो जो खाद बनाई जाएगी तो वो सारी जो है वो बायो फर्टिलाइजर है। केमिकल फर्टिलाइजर केमिकल से बनाया जाएगा। तो बायो फर्टिलाइजर क्या है, दे आर कंपोज ऑफ नेचुरल मटेरियल, तो नेचुरल मटेरियल से बने होते हैं, जैसे कि इसके अंदर
एनिमल एक्सट्रैक्ट हो सकता है, प्लांट एक्सट्रैक्ट हो सकता है, वेजिटेबल का वेस्ट मटेरियल हो सकता है, ठीक है। जबकि जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है वो नॉन ऑर्गेनिक, बेसिकली ये ऑर्गेनिक है, सड़गल सकते हैं, बट ये नॉन ऑर्गेनिक जो है वो सब्सटेंस से बने होते हैं एंड आर्टिफिशियली कल्टिवेटेड एलिमेंट, और जो एलिमेंट जो है वो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं उनसे बनाए जाते हैं। ये requires more time for the nutrient of these fertilizer to reach the plant. इस तरीके के जो बायो फर्टिलाइजर है उनको प्लांट तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। जबकि केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो जल्दी जो है वो काम कर लेता है, ठीक है। इसके बाद है इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है बायो फर्टिलाइजर की वो कम होती है, जबकि केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो लंबे टाइम तक चलते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। मेक्स द सॉइल हेल्दियर एंड मोर फर्टाइल, बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके सॉइल जो है वो अच्छी रहती है, ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। सॉइल लाइफ विल नॉट बी एनरिच्ड और स्टिमुलेटेड, तो सॉइल की जो लाइफ है वो एनरिच्ड नहीं होती यहाँ पर। बायो फर्टिलाइजर से जो है अगर उसको इस्तेमाल करें तो उसमें एयरी सॉइली स्ट्रक्चर होता है, मतलब हवा जो है वो पास हो सकती है, ठीक है। जबकि जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है वो सॉलिड को एसिडिफिकेशन में कन्वर्ट कर देता है, बेसिकली एसिडिक बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू केमिकल फर्टिलाइजर, तो जो बायो फर्टिलाइजर है वो ज्यादा महंगा होता है, ठीक है। जबकि जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो बायो फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में सस्ता होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइजर को बनाने के लिए किसी भी इक्विपमेंट या किसी टेक्निक की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसे मैनुअली यानी कि हाथों का इस्तेमाल करके या गड्ढे वगैरह खोद के उसके अंदर जो है वो इस तरीके के जो प्लांट और एनिमल रेसिड्यू बचे हुए हैं उसे दबाकर बनाया जाता है, ठीक है। जबकि जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो स्पेशल टेक्निक्स और इक्विपमेंट का यूज करके बनाया जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैन्यूर खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, ठीक है। जबकि जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम फॉस्फेट हो गया, अमोनियम निट्रेट, यूरिया, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और इस तरीके के और भी जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं। या तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें कि आपको बोला गया है न्यूटन्स की यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आपने डिफाइन करना है या मतलब कि उसके बारे में बताना है। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आपने जो है वो एक फॉर्मूला जो है वो बताना है बेसिकली कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला बताना है जो कि अर्थ और जो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है उसके बीच में जो है वो काम करती है, ठीक है। This law says that every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. यानी हमें ये बताया है कि यूनिवर्स में कोई भी चीजें हैं, ठीक है, दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, और which is proportional to the product of their masses, जो कि उनके masses के प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो F है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल है जो मतलब कि मासेस के उनके, ठीक है। तो एक हमारा अगर m1 है, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास, और दूसरा जो है वो m है, इसके प्रोपोर्शनल में है, और वहीं पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, जिसको कि हम r मान रहे हैं, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। क्वेश्चन हमसे पूछा गया राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो m बेसिकली यहाँ पे जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का मास है जो कि अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, और यहाँ पे जो कैपिटल M है वो मास ऑफ द अर्थ है, ठीक है। r जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ पर वो क्या बनेगा, F इज इक्वल टू G, क्योंकि हमने कांस्टेंट लिया है, यहाँ पर G कांस्टेंट है, ठीक है। फिर जो है वो स्मॉल m और कैपिटल M आ जाएगा, यानी कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई कर दिया हमने मास ऑफ द अर्थ से, अपॉन में आ गया r स्क्वायर, ठीक है। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के कंपैरिजन में वो ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है बहुत ही ज्यादा छोटा है ना। तो इस करके जो डिस्टेंस है वो हम दोनों के लिए ही जो है वो r मान रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है वो क्या आया, r स्क्वायर आया। तो बच्चों हमारी हो जाती है यहीं पे वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।